नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर किस तरह से बनता है, उसका पैटर्न क्या है। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये 2021 अंक सुधार परीक्षा का है। तो पैटर्न इसी तरह से रहेगा जो बोर्ड परीक्षा होती है, बस उसमें अंतर इतना है कि इसमें कम समय दिया गया था, 2 घंटे 15 मिनट। तो अंक सुधार परीक्षा में बच्चों को कम प्रश्न करने को दिए गए थे, लेकिन आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा तो आपको अधिक प्रश्न करने होंगे। पूर्णांक जो है आपका 100 का ही रहेगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, वीडियो के अंत तक पहुँचे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से तैयारी करें और क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से सामान्य हिंदी का पेपर बनता है। तो सबसे पहले जान लो कि किस तरह से आपका पेपर होगा। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। उस समय में आप अपनी कॉपी में लाइन खींच सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और जो पेपर मिला है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला ही जो प्रश्न आता है वो होता है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उसके 4 विकल्प होते हैं। उनमें से एक आपको जो सही है उसको लिखना होता है। जैसे पूछा है मातृभूमि के लेखक हैं, तो इसमें से जो सही उत्तर है उस सही उत्तर को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो इसका सही उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल। एक बात और ध्यान रखनी है कि वो जो हिंदी है, हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है, बहुत लिखने को होता है, तो आपको समय भी बचाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रश्न को पहले ये चारों उतारेंगे अपनी कॉपी में और जो सही होगा उसको इस तरह से टिक लगाएंगे। इस तरह से आपका समय बहुत बर्बाद होगा। जो सही उत्तर है वही आपको लिखना। बस ये प्रश्न उतारना है कि क्या पूछा है, मातृभूमि के लेखक हैं, और उत्तर लिख देना है वासुदेव शरण अग्रवाल। जो आपका पहला पाठ है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, ये राष्ट्र का स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने जब पढ़ाया था, जब तक हम इसकी तैयारी कर रहे थे, पहले बता दिया था कि इस पाठ को जरूर याद कर लेना। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कौन सी रचना है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक छांटना है। तो देखिए, आवारा मसीहा जो पहला वाला है, आवारा मसीहा, ये है विष्णु प्रभाकर जी की रचना, और दूसरी है विचार प्रभा, ये सही उत्तर है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? विचार प्रभा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, नहीं है, नहीं पर बहुत ध्यान देना है। इसीलिए आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के दिए जाते हैं ताकि आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझें। कुछ बच्चे इतनी जल्दी से प्रश्न पढ़ते हैं कि उन्हें नहीं का ध्यान ही नहीं रहता और उन्हें लगेगा कि निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है कौन सी, तो इसमें से वो लगा देंगे, जबकि इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है। ये जो 4 हैं इसमें से 3 उनकी रचना है और 1 नहीं है, वो आपको बतानी है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जो रचना है वो नहीं है हिंदी साहित्य की भूमिका। बाकी जो तीनों हैं उनकी साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वैचारिकी शोध और बोध, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला वाला, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न पूछा है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस कृति के रचनाकार हैं कौन? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही युग्म है। इसमें से जो सही युग्म है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही युग्म है वो है प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु। इस तरह से आपसे पहले प्रश्न में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जानते हैं कि जो दूसरा प्रश्न होगा आपका वो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, इसमें भी देखिए ये प्रश्न है रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। कौन सी कृति है रीतिकाल की? तो रीतिकाल की जो कृति है वो है रामचंद्रिका, जिसके लेखक हैं केशव जी।
अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो वर्ष है वो है सन 1959 1959 ईस्वी। जैसे इस प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हैं, ये सारे प्रश्न हमने पिछली बार जब हम तैयारी करा रहे थे तो ये सारे प्रश्न वीडियो के माध्यम से समझा दिए गए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होंगी वो अच्छी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाए होंगे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से छायावादी कवि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कवि नहीं है, कौन से नहीं है, इसमें जल्दी नहीं करना है, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए नहीं वाले प्रश्न जरूर एक ना एक आता है। तो नहीं का मतलब है कि जो 4 हैं इनमें से तीनों छायावादी कवि हैं और एक जो है वो छायावादी कवि नहीं है, उनका नाम बताना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं और राम कुमार वर्मा भी, सुमित्रा नंदन पंत भी और महादेवी वर्मा भी, ये तीनों छायावादी कवि हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं, इनमें से कौन? तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, इनमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति है सिद्धराज। अगला प्रश्न आता है तीसरा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है इसमें कौन बोधिसत्वों का शिरोमणि बन गया? इसी पैराग्राफ में से आपको उत्तर मिलेगा। यहाँ पर देखिए यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। तो कौन शिरोमणि बन गए? वज्रपाणी। आपने ध्यानपूर्वक पैराग्राफ को पढ़ा तो इसी में से आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है मार शब्द किसका पर्यायवाची है? यहाँ शब्द किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कामदेव के और भी नाम हैं, मदन है, अनंग है, कामदेव है और कामदेव रति के पति हैं और इनका मार पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार शब्द किसका पर्यायवाची है, तो उत्तर लिखेंगे कामदेव। और अगर आपने अनंग भी लिख दिया है तब भी आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि अनंग भी कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है बोधिसत्व और अभिचार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहले बोधिसत्व शब्द का अर्थ समझिए। बोधिसत्व का अर्थ होता है, यानी बोधिसत्व उसे कहते हैं जो जिस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, यानी उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है लेकिन अभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसे बोधिसत्व कहते हैं। और अभिचार, अभिचार किसे कहते हैं? अभिचार का अर्थ होता है अनुष्ठान, जो पूजा के लिए अनुष्ठान किया जाता है उसे अभिचार कहते हैं। अब आती है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर जहाँ तक रेखा खिंची हुई है उसी का आपको अर्थ बताना है। अर्थ मतलब आपको व्याख्या करनी है। ये जो गद्य अवतरण है ये अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें बताया है कि श्री सुंदरी साधन तत्वपराणाम योगस्य भोगस्य करस्थ एव। इसमें इसका व्याख्या है कि अर्थात श्री और श्री सुंदरी के साधन में तत्पर, योग और भोग उनके हाथ में ही स्थित था। तब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि वह एक अजीब आंधी थी जिसमें बोध बह गए, शिव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी यानी श्री और सुंदरी के साधन में तत्पर, योग और भोग उनके हाथ में ही स्थित था। इस तरह से आप व्याख्या लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये तो आपको याद ही करना है, हर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए कि कोई सा भी पाठ आपसे पूछा जाए तो ये प्रश्न आपको
जरूर जरूर पूछा जाने वाला है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो आप इसमें बता देंगे कि शीर्षक का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, यानी 2 अवतरण मिलेंगे, उसके बीच में अथवा लगा होगा। आपको एक ही करना है और ये जब करना है जब ये पेपर 3 घंटा 15 मिनट का है, तब आपको एक गद्य अवतरण में से करना है, एक काव्य अवतरण में से करना है। लेकिन ये जो अंक सुधार परीक्षा हुई थी इसका समय कम था, इसमें से आपको एक ही करना था, चाहे गद्य का करिए चाहे पद्य का करिए। अगर किसी बच्चे ने दोनों ही कर दिए हैं तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। पर जो आपने पहला प्रश्न किया है उसी को जांचा जाएगा और आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा कर दिया है तो आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरा जो पैराग्राफ है वो आया है और आधुनिकता से ये पैराग्राफ आया है। तो शुरू में ही देखिए, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। इसकी व्याख्या बहुत ही सरल है, आपको लिखना है कि लेखक इसमें कहते हैं कि भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द है, और शब्द के अभाव में यानी शब्दों के अभाव में क्या होगा, भाषा का जो अस्तित्व है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा में नवीनता का गुण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता होती है और उसकी उपयोगिता में बहुत अधिक वृद्धि करती है। भाषा में नवीनता लाने के लिए, भाषा का विकास करने के लिए जो भाषा होती है, भाषा के शब्दों पर ही प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब वो यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि भाषा ही साधारण इकाई क्या है, शब्द हैं। परंतु भाषा के नवीनीकरण के लिए या शुद्धिकरण के लिए इसका आशय ये नहीं है कि हम दूसरी भाषा से आए प्रत्येक शब्द में परिवर्तन का प्रयास करें। इसीलिए लेखक ने कहा है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व कठिन है। दुरूह शब्द का अर्थ होता है कठिन। क्या प्रश्न पूछा है? पहला, भाषा में विकसनशीलता किस स्तर पर शुरू होती है? अगर पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे उसी में देखिए उत्तर है कि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। देखिए घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछ लिया है, आपको जवाब देना है कि विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है। दूसरा प्रश्न है, नए शब्दों का गठन किन स्थितियों में होता है? इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर मिलेगा। देखिए लिखा है कि नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। अगला प्रश्न पूछा है, दैनंदिन तथा अनायास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दैनंदिन इन शब्द का मतलब है प्रतिदिन या दिनों दिन। दूसरा शब्द है अनायास। अनायास शब्द का अर्थ होता है बिना परिश्रम के ही, बिना मेहनत के ही। अगर कोई कार्य आपका बिना मेहनत के ही पूरा हो जाता है तो उसे कहते हैं कि अनायास ही इस व्यक्ति को ये चीज प्राप्त हो गई। जहाँ पर बिना मेहनत के कुछ मिले तो उसको कहा जाता है अनायास। रेखांकित व्याख्या अभी आपको समझाई दी है। पाठ का शीर्षक, तो पाठ का शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे जरूरी जो गद्य का खंड है उसमें से अगर आप 3 पाठ याद कर लेंगे तो जरूर इसमें से आ जाता है। पहला पाठ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा पाठ है अशोक के फूल और तीसरा पाठ है ये भाषा और आधुनिकता। ये तीनों पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तीनों पाठ हमेशा याद करने चाहिए। जो अगला प्रश्न है, काव्य से दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि ये जो अंक सुधार परीक्षा थी इसमें आपको कम समय मिला था तो आप एक ही प्रश्न कर सकते थे, काव्य का या गद्य का। लेकिन अब जो बोर्ड परीक्षा होगी, अगर आपका प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होगा तो आपको एक काव्य से करना है, एक गद्य से करना है। तो किस तरह से आप काव्य के प्रश्नों का उत्तर देंगे ये भी समझ लीजिए। ये जो पैराग्राफ है
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भी दिखाई देता हो छविधाम। ये जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ रचित श्रद्धा मनु से लिया गया है। और जब हमने इसकी तैयारी करवा रहे थे तो बताया था कि ये जो श्रद्धा मनु है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। तो देखिए अंक सुधार परीक्षा में भी ये आया है पाठ। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन जो दी गई है रेखांकित, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, इसमें आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। पहले जान लें कि क्या क्या प्रश्न इससे पूछे गए हैं। इस पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। जिन्होंने अभी अभी परीक्षा दी है बोर्ड की उन्होंने जरूर देखा होगा श्रद्धा मनु का, उन्हें याद भी होगा। अगर याद किया होगा तो बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे। जो बच्चे नए हैं बोर्ड के इस वर्ष परीक्षा देंगे वो प्ले लिस्ट से श्रद्धा मनु का पाठ जरूर देख लें, उसमें बहुत ही विस्तार से इसके अर्थ को समझाया गया है। इसमें किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो इसमें श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया। किसकी सुंदरता? श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन। अगला प्रश्न पूछा है परिधान और छविधाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परिधान शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़े, परिधान। और छविधाम, छविधाम शब्द का अर्थ होता है सुंदर हृदय या सुंदरता या सुंदरता का घर। कोई भी एक अर्थ आप लिख सकते हैं, ये सुंदर हृदय या सुंदरता का घर, छविधाम। अगला प्रश्न है व्योम और अरुण शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो व्योम तो पता ही होगा कि ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। और जो अरुण है, अरुण किसका है? अरुण सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ अगर शुरू से देखेंगे तभी आपको इन दो रेखांकित पंक्तियां हैं उसका अर्थ समझ में आएगा। नील परिधान, नील परिधान, नील परिधान यानी नीले रंग की वेशभूषा, नीले कपड़े। सुकुमार, सुकुमार का अर्थ होता है अति कोमल, बहुत ही कोमल। मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल। और मेघवन, मेघवन का अर्थ होता है कि बादलों का समूह। व्योम का अर्थ है आकाश। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने जो श्रद्धा है उसकी वेशभूषा का बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया है। कहते हैं कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का यानी जो भेड़ की खाल से बना हुआ, मेष चर्म से बना हुआ वस्त्र धारण किए हुए है। और जो उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। और वो किस तरह से सुंदर लग रहे हैं उसका वर्णन करते हैं कि उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के वन में, मानो खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। कहते हैं कि ऐसे लग रहा है उसे देख करके कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। इस तरह से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। अगला प्रश्न है कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब दूसरा जो पैराग्राफ आया है गद्यांश है, ये है अभिनव मनुष्य पाठ से। और इसके जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित कुरुक्षेत्र है उसके नाम जो कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ये लिया गया है अभिनव मनुष्य। क्या कहते हैं? ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पताल तक सब कुछ कर इसे गिए पर न ये परिचय मनुष्य का, यह न उनका श्रेय। किस तरह से प्रश्न पूछे हैं? सृष्टि का श्रृंगार कौन है? देखिए यहीं पर लिखा है मनुज। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। तो सृष्टि का श्रृंगार क्या है? मनुष्य। मनुष्य के लिए श्रेयस्कर क्या है? तो मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है मानवता या मानव के प्रति प्रेम, मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है।
अगला प्रश्न पूछा है, आगार और व्यवधान शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आगार शब्द का अर्थ होता है घर और व्यवधान शब्द का अर्थ होता है रुकावट। इस तरह से आप लिख देते। रेखांकित का आपने समझ लिया है अभी भाव। अब है कविता का शीर्षक, कवि का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और जो कविता का शीर्षक है वो है अभिनव मनुष्य। इस शीर्षक है अभिनव मनुष्य और कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आता है 5वां प्रश्न, जो होता है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए जिसकी अधिकतम सीमा 80 शब्द। आपको एक जीवन परिचय लिखना है एक लेखक का, एक गद्य से लिखना है, एक पद्य से लिखना है। ये तो अंक सुधार परीक्षा में आपको एक ही करना था, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा अब जो होगी वो उसमें से आपको गद्य में से भी करना होगा जीवन परिचय और पद्य में से भी करना होगा। तो अगर आप लगातार 4 जीवन परिचय भी कर लेते हैं तब भी आपको एक जीवन परिचय जरूर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट लगातार याद कर लेते हैं तो आपको जीवन परिचय जरूर एक ऐसा मिलेगा जो परीक्षा में आया होगा। यहाँ पर देखिए एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख डाली। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से एक आपको जीवन परिचय करना था, एक का ही आपको जीवन परिचय करना था। अगला प्रश्न है पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। देखिए शुरू में ही बताया था कि एक गद्य खंड से आएगा, एक काव्य खंड से आएगा, एक संस्कृत खंड से आएगा और चौथा एक और है कथा साहित्य। आपकी जो हिंदी की किताब है उसमें ये चारों जुड़ी हुई हैं, पहला गद्य, काव्य, संस्कृत और एक कथा। तो कथा साहित्य में से आपसे क्या पूछा जाएगा, उसमें जो पंचलाइट है, पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट ध्रुव यात्रा, अगर आपने प्लेलिस्ट से इन सब वीडियो को देखा होगा तो आपने बहुत अच्छी तरह से लिख लिया होगा। और जो बच्चे नए हैं इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो वो जो सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट है उसमें से देख लें। ये पंचलाइट ध्रुव यात्रा और बहादुर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है और ये जरूर परीक्षा में आता है। पंचलाइट, ध्रुव यात्रा और बहादुर, इन तीनों की तैयारियां बहुत ही अच्छी कर लें। या तो कहानी का सारांश पूछा जाता है, एक तो आपसे सारांश पूछा जाएगा और एक इनके जो पात्र हैं उसका चरित्र चित्रण पूछा जाता है। जैसे बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए और उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, चरित्र चित्रण भी पूछा जा सकता है किसी भी पात्र का और सारांश पूछा जाता है या फिर उस कहानी का उद्देश्य। तो आप 3 चीजें कथा साहित्य से याद करके रखें, सारांश, चरित्र चित्रण और उद्देश्य। अब आता है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का है क्योंकि हर जिले में एक ही खंड काव्य चलता है और बच्चों को वही खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो उनके जिलों में चलता है। इसकी एक वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझा करके बनाई गई है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, चेक करें और उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप नंबर कटवा देते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, कौन सा हमें करना है। तो जहाँ पर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के ये चलता है तो वो मुक्ति यज्ञ के प्रश्न करेंगे। 2 प्रश्न दिए हैं उनमें से एक करना है। तो आप जानकारी ले लें कि मुक्ति यज्ञ जो खंड काव्य है वो कौन से जिले में चलता है। आप वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और याद करके रखें कि आपका कौन सा जिला है और आपको कौन सा खंड काव्य करना है क्योंकि इसमें इतने सारे जो प्रश्न हैं बच्चों को पता ही नहीं होता। गाइड में ये सारे प्रश्न दिए होते हैं तो अनजाने में बच्चे सारे ही प्रश्न याद कर लेते हैं और सभी का छोटा छोटा जो है जवाब लिखाते हैं और इसका क्या परिणाम होता है कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलता।
सारे नंबर जो है आपके इस प्रश्न में कट जाते हैं। आपको केवल अपने ही खंड काव्य के प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न है सत्य की जीत। देखिए वही है सत्य की जीत खंड काव्य, जहां पर चलता है वहीं के विद्यार्थी जो है ये सत्य की जीत करेंगे। जैसे बिजनौर है, रामपुर है, इसमें सत्य की जीत चलता है। और इसका जो संक्षिप्त कथानक का संक्षिप्त इस पर प्रकाश डालना था। और सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी थी। ये बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया गया है। प्ले लिस्ट में जरूर देखें कक्षा 11 की सामान्य की हिंदी की किस तरह से सत्य की जीत जो प्रश्न है वो किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से आपको लिखना है। द्रौपदी का चरित्र चित्रण है, दुशासन का चरित्र चित्रण है, इसका कथानक क्या है, इसका सारांश क्या है, सब उसमें आपको मिल जाएगा। जिस जिले में रश्मि रथी खंड काव्य है तो वहाँ वो बच्चे रश्मि रथी खंड काव्य को करें। आलोक व्रत वाले खंड काव्य जहाँ पर चलता है तो वहाँ पर खंड काव्य के करें। इसी तरह से त्यागपति, श्रवण कुमार खंड काव्य, जो भी खंड काव्य आपके यहाँ चलता है उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आप जरूर याद करेंगे और उसका सारांश। इतना भी आप याद कर लेंगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हम अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न जो है संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिवसिका के जातक कथा नामक पाठ के उल्लू जातकम खंड से लिया गया है। इसका अनुवाद देखिए। अतीते प्रथम कल्पे जना एक अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम। विकद प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजम अकुर्वम। चौपायों ने यानी जानवरों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुस्तेषु च। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी प्रकार चौपाइयों में, पशुओं में भी अस्माकर पुरंतरे राजा नास्ति, यानी हमारे पास कोई भी राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राज स्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः। अतः ते इस प्रकार या इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक मुल्लुक दृष्ट्वा अयम नो रोचन्ते इति वचन। एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है। इस तरह से आप इसका अनुवाद लिखेंगे। यह आपने लिखा होगा जिन बच्चों ने अंक सुधार परीक्षा में इसका अनुवाद लिखा है। तो अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर लगा है अथवा। अथवा का अर्थ होता है कि आपको एक ही करना है। तो ये दूसरा है धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। ये आया है संस्कृत भाषाया महत्तम कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। यही भाषा संस्कृत नाम से लोक में प्रसिद्ध है। अस्माकम हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सब उपनिषद और 18 पुराण इस और अन्य महाकाव्य, नाटक इसी भाषा में लिखे हैं। इयमे भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि भी। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सर्व आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत में भी एक गद्यप्रण आता है और एक आता है श्लोक। श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद। अनुवाद देखिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, इसके विपरीत
सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब इसमें भी लगा है अथवा ये नहीं करना, तो आप ये कर सकते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भय नास्ति ऐसा कीर्ति तनो किंचित। ये आया था महामना मालवीय से। इसका अनुवाद है कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जनंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनु किंचित, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। अब आता है 9वां प्रश्न। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये तो बहुत ही आसान होता है। जैसे हवा से बातें करना, हवा से बातें करना मतलब रफ्तार तेज से चलना, बहुत तेज चलना। आप इसका कोई भी एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि जब मैं अपने घोड़े पर बैठता हूँ तो मेरा घोड़ा इतना तेज चलता है, ऐसे लगता है जैसे हवा से बातें कर रहा हो। अगला है नाक में नकेल डालना। इसका अर्थ होता है किसी को पूर्ण रूप से पूरी तरह से अपने बंधन में रखना। इसका कोई एक उदाहरण दे सकते हैं आप, मतलब वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन अपने नौकर को नाक में नकेल डाल करके रखता है। अगला है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, जैसा देश वैसा वेश, यानी देश काल के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर गंगा पर पहुंच गए तो आप गंगादास हो गए, जमुना पर पहुंच गए तो आप जमुनादास हो गए। जैसा माहौल हो वैसा ही बन जाने को कहते हैं गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। अगला है घोड़े बेचकर सोना। इसका मतलब है निश्चित हो जाना, बिल्कुल बेफिक्र, जो काम है पूरा हो जाता है, वो बेफिक्र हो जाता है उस काम के प्रति, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये घोड़े बेचकर सो गया। अगला प्रश्न आता है संधि से। संधि की प्लेलिस्ट जरूर देखिए, उसमें बहुत आसान तरीके से संधि समझाई गई है। ये देखिए, वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा वधु उत्सव। जिन विद्यार्थियों ने इस पर टिक लगाया है उनका उत्तर सही है। बहुत ही सरल संधि पूछी गई है। देखिए, रमेश का संधि विच्छेद है तो इसका संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईस। अगला है मध्वरी। मध्वरी का संधि विच्छेद है मधु प्लस अरि। अगला प्रश्न आता है शब्द रूप से कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जब हमने शब्द रूप समझाए थे तब कहा था कि सप्तमी विभक्ति को जरूर याद करिए। देखिए, यहाँ पर भी आया सप्तमी शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसका है सप्तमी विभक्ति एक वचन। सही आंसर है इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला है नाम शब्द में विभक्ति और वचन, तो यह है द्वितीय विभक्ति एक वचन। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अस्त्र और शस्त्र, सब हमने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझा दिया है। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिए, उसमें ये सब बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। जिन बच्चों ने देखा होगा उन्होंने कर दिया होगा। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, अस्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका सही है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार और हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। देखिए, अस्त्र क्या होता है, जो हाथ में से फेंक करके चलाया जाता है, जैसे कि भाला। ये जो भाला है ये क्या है, हाथ में ले करके फेंक करके किसी को मारा जाता है, तो ये है अस्त्र। और शस्त्र क्या होता है, शस्त्र होता है, शस्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र कहते हैं जो हाथ में से ही चलाई जाती है, जैसे कि बंदूक। ये बंदूक क्या हुई, ये बंदूक हुई शस्त्र। और भाला क्या है, अस्त्र। इसको फेंक करके मारेंगे और इसको हाथ में लेकर ही चलाएंगे। इसमें सही कौन सा होगा, दा, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार और हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। अगला इस तरह से पूछेंगे अनिल और अनल, ये दो शब्द हैं, इसमें कौन, अनिल का क्या मतलब है और अनल का क्या मतलब है। तो अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग, तो ये सही है।
ये सब भी आपको पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने याद किया होगा वो अच्छी तरह से उन्होंने लिख दिया होगा। एक शब्द के 2 अर्थ लिखने थे, तो जैसे कर, कर किरण को भी कहते हैं कर, किरण, और हाथ को भी कर कहते हैं, और नाग, सांप को भी नाग कहते हैं, और हाथी, हाथी को भी नाग कहते हैं, और चपला, विद्युत, विद्युत, विद्युत को चपला कहते हैं, और चंचला, चंचला को भी चपला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, गलत कार्य करने के लिए हट करने वाला क्या होगा? दुराग्रही। संयम से और कम खर्च करने वाला होगा मितव्ययी। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे लिखा है बेटी पराया धन होता है, तो इसको करना था बेटी पराया धन होती है। ठीक है, इसको लिखना था होती है, बस होता की जगह होती लिखना था। आप प्रातः काल के समय आइएगा, तो यहाँ पर देखिए प्रातः काल जो यहाँ पर लिखा है, काल का मतलब भी होता है समय, तो यहाँ पर समय नहीं लिखना है, यहाँ पर इसको हटा देना था और बस इतना ही लिखना था, आप प्रातः काल आइएगा। जब तैयारी करा रहे थे तो ये पहले बताया था कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक फूल की माला दे दीजिए। अब ये देखिए, ध्यान से पढ़ना है तो समझना है कि कोई एक फूल की माला नहीं होती है, फूलों की एक माला दे दीजिए। इस तरह से इस वाक्य को बनाना था। अब है अनाधिकार चेष्टा मत कीजिए, इसका बनता है कि अनाधिक चेष्टा मत कीजिए। अब अगला प्रश्न है 12वां, करुण रस अथवा शांत रस। अब यहाँ पर आपको रस से संबंधित प्रश्न आएंगे, अलंकार से संबंधित प्रश्न आएंगे और छंद से संबंधित प्रश्न आएंगे। यानी कि आपको रस, छंद, अलंकार ये सब बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है आपको, आप इसी वर्ष बोर्ड परीक्षा देंगे तो प्लेलिस्ट में जरूर रस की वीडियो और अनुप्रास की वीडियो और छंद की वीडियो जरूर देखें। अगर यहाँ पर समझाए जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वैसे ही इतना बड़ा पेपर हल करने में ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अब आते हैं आपके पत्र। देखिए, इस तरह से कोई भी एक पत्र आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर आया है, दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए उस इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। आप पत्रों की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लें, क्योंकि पेपर जरूर आता है लिखने के लिए। अब इस तरह से अगर नहीं आएगा आपको लिखना तो अथवा वाला कर सकते हैं आप कि अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर आया स्वास्थ्य शिक्षा में योग का महत्व, भारत में आतंकवाद और कारण और समाधान, मेरी प्रिय रचना रामचरितमानस, देशाटन के लाभ, राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय में की अनिवार्य आवश्यकता। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, इसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप उसको जरूर देखें कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, और उसको देखें, समझें और एक बहुत अच्छा सा निबंध लिख करके बोर्ड परीक्षा में आएँ और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। अगर आप वीडियो के अंत तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो को बनाने की जो मेहनत है वो सार्थक हुई है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। धन्यवाद।